50-60 लोगों ने घेर लिया और सिचुएशन ये थी कि मैं वहां से नहीं निकल सकता। उठा करके घर अपने ऑफिस पे लेकर आए। ऑफिस में तो वैसे बिल्कुल वो बोलते ना, हम मेरा पिता गया हुआ है, मैं ये कर दूंगा। बड़े आए मेरे ऑफिस में सन्नाटा। और मेरी जगह और कोई होता तो एग्रेसिव होकर के उस काम को बिगाड़ता। हमने तो चेक दे दिया पेमेंट के लिए, अब आप जाओ और आप जानो, आपकी बैंक जाने। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com की पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हो में आज हम आपको एक ऐसे वकील से मिलाने जा रहे हैं। 42 साल की उम्र में उन्होंने एडमिशन लिया लॉ की कॉलेज में और फिर लॉ किया, और क्या उनकी खासियत है वो हम उनसे ही जानेंगे। उनका नाम है योगेश देशमुख, और योगेश देशमुख अभी हाई कोर्ट तक अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो स्टूडेंट लाइफ से उनकी जो ज़िंदगी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव, स्टूडेंट लीडर रहे, एक एंग्री यंग मैन की तरह उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में रहे, उसके बाद उन्होंने काम किया, उसके बाद वो लॉ में क्यों आए 43 ईयर्स की एज में, ये हम योगेश सर से ही जानेंगे। योगेश सर, वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। सर ये बताइए कि आपने 43 साल की उम्र में क्यों LLB करने का चाहा? विरंग भाई, जब मैं कॉलेज में था जी, तब मेरे अपने और स्टूडेंट्स की तरह कुछ ख्वाब थे, और मेरा ये था कि मैं कोई यूनिफॉर्म पहनूं। जी, तो पहला यूनिफॉर्म मेरा था डिफेंस से रिलेटेड। मैं एनसीसी कैडेट रहा और मैं शूटर रहा एनसीसी में, लेकिन किसी वजह से मैं उसमें नहीं जा पाया। फिर पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुकात थे, कुछ रिलेशंस, दोस्त थे, तो वहाँ थोड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा था, पर पता नहीं क्या वजह थी, मैं उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा कि मैं एडवोकेट बनूं, ताकि मैं यूनिफॉर्म पहन सकूं। और यूनिफॉर्म सिर्फ पहनने के लिए नहीं पहनना चाहता था। ड्यूरिंग जर्नी ऑफ माय लाइफ मैंने कई सारी चीज़ें देखी कि हमारे यहाँ कानून बहुत अच्छा है, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन, जो उसको ड्राइव करने वाले लोग हैं, उनका अपना कुछ अलग परसेप्शन है। जबकि हम अदर कंट्रीज के बारे में सोचे तो वहाँ कानून को जो अहमियत दी गई है, कानून के दायरे में रह करके जो चीज़ें हो रही है, वो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कमी महसूस की। और उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन नहीं है, मैं ये कहूँगा कि उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। वजह यह है कि हमको सबको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में सब कुछ पता है। आज जो आदमी बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसको ये पता है कि माँ कार्ड कैसे बनता है, उसको गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम रखी हुई है, उस स्कीम से कैसे एडवांटेज लेना है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। हमारे यहाँ जो कमी है वो ये है कि हम अपनी ड्यूटी निभाना नहीं चाहते हैं। तो अब ये सर बताएं कि 43 इयर्स के पहले आप ऐसा क्या कर रहे थे कि तब तक आपने राह देखी कि अब मैं जाके लॉ में एडमिशन लूँ? विरंग भाई, जब मैंने मेरा 12th कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन की, तो कॉलेज ज्वाइन करने में भी मुझे, खैर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। मतलब BSc आपने ज्वाइन किया? कोई भी चीज़ नहीं। इनिशियली मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में सासमा वर्ली एडमिशन लेने की कोशिश की थी जी। और वहाँ पर करीबन उस टाइम पे 200-250 स्टूडेंट को एडमिशन मिलता था, लेकिन 8,000-10,000 स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस लगे जाते थे, जिसमें मेरा नंबर 3,000 के आसपास था। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि मैं रोज़ सुबह बॉम्बे जाता था, रोज़ शाम को रिटर्न आता था एडमिशन के चक्कर में, पर मुझे नहीं मिला। 15-20 दिन मैंने लगातार ये एक्सरसाइज की, फिर मुझे पीटी साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, और फिर मैंने पीटी साइंस से अपना BSc ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। BSc आपने जियोलॉजी में लिया? BSc विद जियोलॉजी किया, ओके। उस टाइम मुझे एडमिशन लेने के टाइम में लेट हो गया था, तो मुझे जहाँ चॉइस मिली वो लेनी पड़ी।
लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने बीएससी जूलॉजी, क्योंकि कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन जो है वो पहले से तय है, हमको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने वही कोशिश की। तो आपने बीएससी 3 साल किया पूरा, उसके बाद आप एलएलबी में नहीं हुए ज्वाइन? 90 में मैंने मेरा बीएससी कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने वीटी चौकसी लॉ कॉलेज से एलएलबी ज्वाइन किया था। हाँ, ओके। और उस दौरान मेरे अपनी मैरिज हुई। मैरिज भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था उस टाइम पे जी। 92 का टाइम था। मैरिज करने के बाद में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पे आई, तो उसमें वो जो टाइम था मेरा थोड़ा स्ट्रगलफुल टाइम था, तो मुझे लॉ छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मेरी वाइफ को पढ़ने में रुचि थी, तो मैंने उनको पढ़ाया कंटिन्यू। मतलब 1 साल आप 90 के बाद आप 1 साल लॉ किया? जी। करने के बाद मुझे छोड़ देना पड़ा था, और वो एक ख्वाहिश कहीं दिल में रह गई थी कि ये कसक रह गई है, इसे किसी हालत में पूरी करे। तो 2012 में मेरा बेटा, उसका 12th कंप्लीट हुआ और उन्होंने बीबीए एलएलबी में एडमिशन लिया। उसी टाइम मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना ये जो ख्वाब अधूरा रह गया है इसे मैं पूरा करूं। तो वीटी चौकसी लॉ कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया 2012 में। पर अब ये उस टाइम से उस टाइम तक क्या किया आपने? मतलब 90s के बाद जब लॉ छोड़ा, हाँ, उसके बाद आप क्या कर रहे थे? मैं बट ऑब्वियस है, इनिशियली मैंने जॉब की डाइंग हाउस में जी। असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन पे था जी। वो काफ़ी मेरे स्ट्रगल के दिन थे। वहाँ से सर्वाइव होते 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 एक बार ऐसे ही बैठे बैठे कुछ आइडिया आया कि उस वक्त नया कॉरपोरेट इंट्रोड्यूस हुआ था और फाइनेंस कंपनी आ रही थी नई। तो मैं उस टाइम उसी दौरान में कुछ छोटा मोटा केमिकल का कमीशन एजेंट के तौर पे काम करता था। वो करते करते ऐसे ही बैठे एक आइडिया है कि हमारे कलेक्शन में इतनी दिक्कतें आती है, तो ये फाइनेंस कंपनियां जो फंड दे रही है, क्या इनको दिक्कत नहीं आती होगी? इनको भी तो आती होगी, और तो लाखों करोड़ों में करती है। तो वहाँ से एक बेसिक एक आइडिया आया और हम लोगों ने फिर कलेक्शन में मैंने काम स्टार्ट किया। तो इनिशियली धीरे धीरे मैंने खुद ने कलेक्शन करना चालू किया, धीरे धीरे मेरे साथ लोग जुड़ते गए और मैं उस बिज़नेस में एंटायर साउथ गुजरात मैं कलेक्शन एजेंसी रन करता रहा। मेरे साथ करीबन 210 जितने मेरे लड़के थे, लड़के लड़कियां जो मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट में थे, और हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन फिर भी एक चीज़ तय थी कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है। मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस की जगह मुन्ना भाई एलएलबी था कह सकते हैं। नहीं, मतलब ऐसा था क्या कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं था, कोर्जन नहीं था। कलेक्शन करते करते मतलब कलेक्शन में आपको फोर्स यूज करना या किसी को धमकाना या डराना या ऐसा कुछ होता था? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ये जो सोच है ना, यही गलत है जी। क्या होता है कि आदमी को डराने से ज्यादा उसकी इमोशंस को अगर आप समझो जी, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कलेक्शन में भी ऐसा था, मैं आज मेरे लॉ की प्रैक्टिस में भी ऐसा हूं। मैंने मेरे अपोनेंट, चाहे मैं कंप्लेनेंट हूं चाहे मैं एक्यूज्ड हूं, मेरे अपोनेंट को मैंने कभी भी कम नहीं समझा। और दूसरी बात कि उसकी क्या सिचुएशन है। हाँ, अगर कोई कहता है कि मैं ये कर लूंगा, तुमसे जो कर लो, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन कॉर्पोरेट में कलेक्शन के टाइम पे मुझे ये एक्सपीरियंस रहा कि लोग अपनी मजबूरी में लोन लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनके अपने जो सोच है उससे बाहर निकल जाते हैं, वो उसको कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, और वो कॉम्पीट नहीं करते करते फिर वो कॉम्प्लाई नहीं होने की वजह से ये जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, तो उस सर्कमस्टेंसेस में उनको फेस करना हो जाता है। पर ये करने के पीछे ऐसा तो था, यहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिल रहा था कि कहीं ना कहीं आम आदमी को लॉ का इतना नॉलेज नहीं है, और उनको ये देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे जो बुजुर्ग थे, अगर लोन लेनी है तो उनको दिक्कत होती थी, वो उनकी अपनी इज्जत पे आता था, नहीं लेते थे कि लोन लेनी पड़ेगी हमको। नहीं, ये तो
बुरी चीज है। आज सिनारियो चेंज हो रहा है, टेबल टर्न हो गया है। आज ये सिनारियो है कि हमको लोन नहीं मिलेगी, हमारी क्रेडिट नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो वक्त के साथ, टाइम के साथ इंसान चेंज हो रहा है, उसकी सोच चेंज हो रही है। और देखो, लोन लेना गलत नहीं है, पर लोन लेकर के अगर उसको आप राइट टाइम उसको रीपेमेंट नहीं होती है, तब जाकर के आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ती है। ये और बात है कि तो ऐसे कोई इंसिडेंट हुए जहाँ पे आपको उस टाइम पे रिकवरी कराते वक्त, हाँ, कि उस टाइम पे इशू हुए, कुछ थ्रेट हुआ या आपको लड़ना पड़ा? फिर से मैं यही कहूँगा कि लैक ऑफ एजुकेशन कई बार ऐसी चीज़ों में एक्ट कर जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि एक बार कलेक्शन में मुझे वराछा जाना पड़ा। वहाँ पे जो एरिया था, वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने मुझे घेर लिया। अब बात ये हो रही थी, मैं कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा, नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन इंसिडेंट ऐसा था, इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उनका बिहेवियर जो था, अगर मेरी जगह और कोई होता तो एग्रेसिव होकर के उस काम को बिगाड़ता। लेकिन मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड था कि इनकी थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम नहीं है, इनको लैक ऑफ नॉलेज है, इनको समझ नहीं है जिसकी प्रॉब्लम है। तो मैं गया, तो मैंने कहा भाई आपका इंस्टॉलमेंट बाकी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बोले हमने तो कंपनी से लोन ली थी, तब हमने चेक दे दिए थे। तो बोला हाँ आपने चेक दिए थे, वही चेक रिटर्न हुआ है। बोले चेक रिटर्न बैंक ने किया, हम क्या करेंगे, हमने तो चेक दे दिया पेमेंट के लिए, अब आप जाओ और आप जानो, आपकी बैंक जाने। अब मुझे 50 लोगों के आसपास, 50-60 लोगों ने घेर लिया और सिचुएशन ये थी कि मैं वहाँ से नहीं निकल सकता। लेकिन मैं काम रहा और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप में से कोई पढ़ा लिखा हो, ऐसे एक आध दो लोग मुझसे बात करें, मैं इतने लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा। तो उसमें से 2 लोग सामने आए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े थे, पर वो 10वीं 12वीं कुछ पढ़े थे और बात को समझ सकते थे। तो मैंने एक्सप्लेन किया, मतलब आप एक काम करो, आपकी बैंक में जाओ और आप बोलो कि ये नंबर का मेरा ये जो चेक है, ये चेक किस वजह से रिटर्न हुआ है, तो आपको रीज़न समझ में आएगा। आप नहीं मानोगे वीरांग भाई, वेरी नेक्स्ट डे 4-5 लोग मेरी ऑफिस पे आए और मुझे सॉरी कहकर कहा कि सर हमारी गलती हो गई है, इसको ख़त्म करो और हम पेमेंट भर देते हैं। हमको इसकी समझ नहीं थी, हमने सोचा कि हमने चेक दे दिया है तो हमारा पेमेंट हो गया है। तो वो एक इंसिडेंट था। और एक इंसिडेंट थोड़ा उसमें जोक्स भी है कलेक्शन के बारे में। मेरे एक लड़के को वराछा में घेर लिया था और वो लड़का रेगुलर कलेक्शन वहीं करता था। अब वो वहाँ के भाई टाइप के लोग थे, फैसल लिमिटेड का कलेक्शन करता था। तो उनको उठा करके घर अपने ऑफिस पे लेकर आए। ऑफिस में तो वैसे बिल्कुल वो बोलते हैं ना, हम मेरा पिता गया हुआ है, मैं ये कर दूंगा। बड़े आए मेरे ऑफिस में, सन्नाटा हुआ, मेरी चैम्बर में आए। मैंने कहा, उन्होंने गाली गलौज चालू रखी। मतलब आप बैठ जाओ, बैठने के बाद आपको जो बात करनी है करेंगे, आप पहले बैठ जाओ। तो बैठ गए। बोला आप ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफ़ी? बोले नहीं मुझे ये हो गया। बोला सब बात करूँगा, चाय पियोगे या कॉफ़ी? किसी तरह से उनके गुस्से को मुझे सेटल करना था। तो बोले ठीक है मैं चाय पीऊँगा। तो उनका गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया, पानी वानी पिया, चाय। फिर उन्होंने जो बात कही, थोड़ी मजाकिया भी है, मैं आपकी कंपनी पे पैसा भरने के लिए गया था, वहाँ रिसेप्शन के काउंटर पे जो लेडी बैठी थी उन्होंने मुझे स्माइल नहीं दी, मैं पैसा क्यों भरूं? मैंने कहा ये तो गलत बात है, क्योंकि जो रिसेप्शन काउंटर पे बैठे हैं उनको कंपनी ने इसीलिए रखा है कि वो कस्टमर से केयर करे और कस्टमर को स्माइल दे। अब उस दिन उन्होंने क्यों स्माइल नहीं दी तो गलत बात है। मैं आपकी कंप्लेन जो है मैं कंपनी में दर्ज करा दूंगा। अब थोड़ी देर हुई, ऐसे ही हमारे थोड़ा इंटरेक्शन हुआ। मैंने कहा मैं भाई साहब आपसे एक सवाल पूछूं? तो बोले कहो। बोला आप रोज घर से निकलते हो? बोले हाँ। तो हमारे भाभी जी दरवाजे तक छोड़ने तो आती होगी, कभी कभी मूड नहीं होता तो नहीं आती है। बोला एग्जैक्टली उस दिन ऐसा ही हुआ। आप जब गए थे ना, हो सकता है वो घर से लड़के आई हो, उनका मूड नहीं होगा तो आपको स्माइल।
अरे यार योगेश भाई, आपने बहुत बड़ी बात कर दी, कितना पेमेंट है? मतलब नहीं, पेमेंट नहीं भरना है, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, पेमेंट नहीं भरना है। नहीं नहीं, मैं पेमेंट भर देता हूँ। पेमेंट भरा, मतलब मेरा लड़का आपको छोड़ने आएगा? नहीं नहीं बोले। उन्होंने फ़ोन किया, अपने आदमी से बोला कि गाड़ी लेके आओ। अब वो गाड़ी लेके आओ, मैं गाड़ी कौन सी थी वो बताता हूँ, तो आपको आइडिया आएगा कि आदमी का माइंडसेट कैसे होता है। उसको लेने के लिए मर्सिडीज आई, और वो गुस्से में मेरे लड़के, मतलब जो कलेक्शन का मेरा एग्जीक्यूटिव था, उसके बाइक पे पीछे बैठ के आए थे और उनको लेने मर्सिडीज है। बिल का पेमेंट कितना था आपको बताऊं? 800 रुपए। अब कभी कभी क्या होता है ना कि बात बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उस बात को आदमी कैसे ले रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो वहां भी यही बात आके कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अपने आप में एक मायना रखता है। तो ये फिर ये सब एक्सपीरियंस के बाद जो आप कंपनियों के लिए काम कर रहे थे, तो फिर आपने सोचा कि अभी कंपनियों के लिए नहीं करके जो कंपनियां, जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए काम करूं? नहीं, ऐसा भी नहीं कहूंगा विरांग भाई। तो फिर वो ये स्विच ओवर करके परिवर्तन जो है ना, वो दुनिया का एक दस्तूर है। नहीं, मैंने एडमिशन जो लेना था लॉ का, वो कौन सा पॉइंट था कि जब आप वापस इतने साल के बाद आप वापस एडमिशन लिया, जबकि आपका शायद आपका सन भी पढ़ रहा होगा उस टाइम? हाँ, वो उन्होंने भी एडमिशन लिया 2012 में, बीबीए एलएलबी में, और 12th कंप्लीट किया, और मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। उनका 5 साल का कोर्स था, मेरा 3 साल का कोर्स था। तो वही कह रहा हूँ, जब आपका बच्चा कॉलेज जा रहा था तब आप भी कॉलेज गए। मैंने आपसे पहले कहा, फिर से रिपीट करता हूँ कि विरांग भाई, कशिश रह गई थी मेरा ख्वाब पूरा करने की, कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना है जी। और बड़े प्राउडली कहता हूँ कि उस यूनिफॉर्म का एक अपना कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि मैं उसके सिवा भी कोई मोटिवेशन था कि वही था? नहीं, उसके सिवा मोटिवेशन में ये था कि सोसाइटी में कई सारी चीज़ें हैं। लॉ फील्ड का एरिया ऐसे देखा जाए तो अभी भी बहुत एरिया ग्रे है। नहीं, मतलब जो आपका जो एक्सपीरियंस था, वर्क एक्सपीरियंस, इतना सारा, इतने बड़े लोगों के साथ काम किया, कॉर्पोरेट के साथ काम किया, इतने सारे लोगों को डील किया, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि ये मुझे कहाँ काम आएगा, ये पढ़ना और यूनिफॉर्म लेना? सर, ऐसा था, मैं जी कंट्रीवाइड का किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह थे, मैनेजर, रीजनल मैनेजर, उनसे मैंने शेयर किया था कि हम चेक रिटर्न के केस क्यों नहीं करते। तो इनिशियली फाइनेंस कंपनियां डरती थी कि हम अगर केस करेंगे लोगों पे तो लोग हमसे लोन नहीं लेंगे, तो किसी तरह से हम उसको प्रेशर दे के, उसको समझा के किसी तरह से उसका पेमेंट कलेक्ट कर लें और केस में नहीं पड़े। तो मैंने हमारे कंट्री वाइड के जो रीजनल कलेक्शन मैनेजर थे उनसे ये सारी बातों को शेयर किया था। उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड, उनका एलएलबी हो चुका था, मेरी वाइफ और उन्होंने साथ में ही किया हुआ था, तो मैंने उनके साथ बैठ करके ये सारी चीज़ों को लीगल एस्पेक्ट्स में क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन किया। तो ऊपर से जो हायर अथॉरिटीज़ है उनकी एक मीटिंग हुई, उनकी मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ कि ये करने से हमको नुकसान हो सकता है। तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उनसे कहा था कि आप डरो मत, आप ये करो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोगों को एक सिस्टम समझ में आएगा और वो पेमेंट क्यों करना चाहिए, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में क्यों नहीं जाना चाहिए, उसकी समझ आएगी। तो मुझे आज भी वो किस्सा याद है कि मैं अहमदाबाद था और वाइस प्रेसिडेंट फ्लाई करके बड़ौदा आए थे। रात को 11:30 बजे मैं अहमदाबाद से बड़ौदा पहुंचा। रात को करीबन 1-1:30 बजे तक हमारी मीटिंग चली और मैं उस दिन सक्सेस हुआ उनको कन्विंस करने में। उन्होंने स्टार्टिंग के 10 या 15 केसेस उन्होंने कहा कि चलो इसमें शुरू करते हैं, और वहाँ से फिर जो एडवोकेट का अपॉइंटमेंट करना था वो सब चीज़ें मुझे भी कंसर्न करके वो किया। और वहाँ से जब काम स्टार्ट हुआ तो करीबन 1.5-2 महीने में पिक्चर ये देखने को मिला कि जो अदर कंपनियां थी उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। मतलब हालात ये थे कि हर कोई इंतजार कर रहा था शुरू कौन करे। देखो, जो डिफॉल्टर्स हैं वो किस सिचुएशन में डिफॉल्ट कर गए वो भी समझना बहुत जरूरी है।
ऐसा नहीं कि हर आदमी गलत है या उसका इंटेंशन गलत है, वो कौन सी सिचुएशन में उसने लोन ली। और कई बार अभी आजकल ऐसा हो गया कि लोग स्कैम करने लगे, वो गलत है, वो सब सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उनके फ्यूचर के लिए गलत है, आई अग्री। लेकिन उसके पीछे रीजन ये भी है कि एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन डज नॉट मीन कि वो कॉलेज गया है नहीं गया, नहीं, वो एजुकेशन नहीं है। लीगल एजुकेशन नहीं, नॉट ओनली लीगल एजुकेशन। एजुकेशन का मीनिंग, मेरा जो कहना है कि वो है ना कि हमने पढ़ाई तो की, लेकिन उस पढ़ाई का मकसद क्या है उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। हम हर आदमी ये सोचता है कि हमारी सोसाइटी अच्छी हो, हमारे लोग अच्छे हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि मुझे सोसाइटी के लिए क्या कर। उसको एक्सपेक्टेशन सब है कि मेरे समाज से मुझे ये मिले, मेरे गवर्नमेंट से ये मिले, मेरे देश से मुझे ये मिले। तो ये उनके राइट्स हो गए, ये अपने अधिकारों की बात हो गई। लेकिन उसके सामने उसकी ड्यूटी क्या है? भाई मैंने लोन ली है तो मुझे उसको टाइम पे लौटाना चाहिए। भाई मेरी गलती हो गई तो मुझे उसकी पेनल्टी देनी चाहिए। तो पेनल्टी देनी चाहिए का मतलब फिर ऐसा भी नहीं है कि वो कोई भी पेनल्टी लगा ले, जो आजकल हो रहा है। ये सारे सरकमस्टेंसेस में देखो, कोई भी कानून जो है वो रिचुअल से क्रिएट होके आता है कि जो रीति रिवाज चल रहे थे उसमें क्या कमियां थी, उसको मॉडिफाई करके, उसका एनेक्टमेंट करके, वो इस तरह से कानून आते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि उसका मिसयूज भी हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं मैं, अभी पहले हमारे यहाँ सरफेसी एक्ट नहीं था, अब सरफेसी एक्ट है। पहले बैंकों को कोर्ट के जरिए परमिशन लेने के बाद ही ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ती थी। सरफेसी एक्ट आने से उनको इतना बड़ा पावर मिल गया है कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी कभी भी ले सकते हैं, ले रहे हैं। उसके प्रोटेक्शन के लिए अब जो आदमी 5,000 का इंस्टॉलमेंट या 10,000 का इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा है और उसको अगर डीआरटी जाना पड़ता है तो वो डीआरटी एक्सपेंसिव है। डीआरटी का कोर्ट यहाँ नहीं है, लोकल लेवल पर कहीं भी नहीं है। वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैपिटल में, यानी कि अहमदाबाद जाना पड़ेगा गुजरात के लिए। तो एक तो जाने आने का टाइम, उसके बाद वहां पर एडवोकेट अपॉइंट करो, उनका एक्सपेंस, है ना। तो ये सारी जो सिस्टम है उस सिस्टम से वैसे ही डिफॉल्ट कौन करता है? जो फाइनेंशियली खत्म हो गया है या उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो कहीं पे ऐसी जगह फंस गया है कि अब वो ना निकल सकता है ना अंदर चल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार गलत हो रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कई सारे ग्रे एरियाज है। एक एग्जांपल, इसलिए आपने ऐसे तो वहां से मेरे दिमाग में क्या है कि नहीं, मुझे इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। 15 में आपने सनद ली मैंने 15 में कंप्लीट करके, और वो 42 साल की उम्र में कॉलेज में गए, कैसा लग रहा था? मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, मैं भी बच्चा बन गया जी। क्योंकि अगर मैं बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ना है तो मुझे बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ अगर मैं अपने आप को एज ग्रुप के हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करूँगा तो मैं कभी वहाँ जा ही नहीं पाऊँगा। तय ये था, मेरा गोल ये था कि मुझे एडवोकेट बनना है एनी हाउ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे ही सर्कल में मेरे ही यार दोस्तों ने मेरी बहुत मजाक भी उड़ाई, मुझे मजाक का जरिया भी बनना पड़ा। ये तेरी उम्र है क्या, इस उम्र में तू क्या पढ़ेगा, तू क्या फिजूल में टाइम बेकार कर रहा है। लेकिन मैंने ठान ली थी। घर में से क्या बना? नहीं, घर में तो मुझे हर तरह से सपोर्ट था, क्योंकि उनको भी मैंने कंटिन्यू पढ़ाया था। उनको पता था कि इनकी एक ख्वाहिश है, इनको एडवोकेट बनने की तमन्ना थी, तो ये करे। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको कहीं अटकते हो तो मैं हूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनकी सनद 1999 की थी। जी। तो वो सपोर्ट मुझे, फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फैमिली से मुझे पूरा सपोर्ट था। कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या रिएक्ट करते थे? हाँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स शुरू में थोड़े मुझसे डिस्टेंस करते थे, थोड़ा रिस्पेक्ट में भी जाते थे। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि जो लोग मेरे साथ पढ़े थे वो लोग मुझे पढ़ा रहे थे। कुछ प्रोफेसर ऐसे भी थे जो हम लोग साथ में पढ़े थे, पर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उन्होंने लॉ कंप्लीट कर दिया। लॉ कंप्लीट करके वो LLB के क्लास लेने आते थे।
तो मैंने वो एक बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। सुखद अनुभव इसलिए कि एक तो मेरे जान पहचान के लोग हैं, और ये कि भाई मेरी कमियां उनको पता है तो मुझे सिखाएंगे। मुझे ऐसे अच्छा, कई नहीं वैसे अब तो क्या है कि IIM जैसी इंस्टीट्यूट है वो वर्क लोग करने के बाद ही एडमिशन दे रही है। हाँ, और आप वर्क करके ही गए थे। हाँ, यानी उसका एक अप्रोच अलग होता है। हाँ, जब आप एक स्टूडेंट की तरह जा रहे हैं हाँ। और एक बार आप रियल लाइफ में काम करने के बाद स्टूडेंट बन रहे हैं, उसका एक अप्रोच अलग होता है। तो आपका वो अप्रोच क्या था? देखो, मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और खुशी इस बात की है कि मेरे लॉ ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिनके मन में कहीं ना कहीं था LLB करने का। तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिला, उन्होंने मेरे से मीटिंग भी की और उन्होंने भी एडमिशन लिए, और वो भी आज बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते हैं। और मुझसे मिलने से पहले ही वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेटल थे, और आई प्राउडली से कि आज भी वो बहुत अच्छे सेटल है लॉ फील्ड में। मेरा काम छोटा है, मैं ट्रायल कोर्ट लेवल पे मेरा ज़्यादातर, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, और वो सूरत से है, मेरे दोस्त है। वो पहले टीवी इंडस्ट्री में रहे और अभी लॉ फैकल्टी, मतलब लॉ के फील्ड में है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात यह है कि अगर आप तय कर लो कि मुझे ये करना है तो हर चीज आसान है। तो मिल गया काम आपको फिर, कि आपने वो काम पुराना छोड़ दिया था या कंटिन्यू था? नहीं, काम तो मुझे कंटिन्यू रखना पड़ा उस टाइम पे इनिशियली, क्योंकि सर्वाइवल भी देखना था जी। और हमारे पीछे कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकिंग नहीं था, ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। हाँ, मेरी वाइफ कुछ प्रैक्टिस वगैरह उनकी करते थे, तो वो एक सपोर्ट था, लेकिन मेरी अपनी ड्यूटी बनती थी तो मैं उन चीज़ों को कंटिन्यू, लेकिन दोनों चीज़ों को पैरेलल एक साथ चलाना थोड़ा डिफिकल्ट था। धीरे धीरे मैं इस फील्ड को जैसे जैसे मैं अडॉप्ट करते गया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, फिर मैंने उस चीज फील्ड को छोड़ दिया, बंद कर दिया। आप जब आए प्रोफेशन में, तो शुरुआत में किस तरह के केसेस आपने डील किए? क्योंकि आप और कुछ काम कर रहे थे और शायद आपको स्विच ओवर करना पड़ा, ऐसा कह सकते कि करियर स्विच ओवर। शायद आपके पुराने जो कॉन्टेक्ट्स थे या पुराने काम थे वो कंटिन्यू हुए होंगे, उन कंपनियों के साथ भी आपने शायद काम वापस शुरू किया होगा। विरांग भाई, ऑनेस्टली जी, आई टेल यू कि मैंने शुरू में अल्पेश भाई ठक्कर करके एडवोकेट है, सीनियर लॉयर है, क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करते हैं। मेरे उनके पर्सनल यारी दोस्ती के रिलेशन रहे, लेकिन प्रोफेशन में वो मेरे सीनियर रहे। एज वाइज मैं सीनियर हूँ, तो शुरू के 6 महीने, करीबन 6-7 महीने जैसा मैंने उनके साथ में ज्वाइन किया था, क्योंकि बट ऑब्वियस है ना कि इनिशियली आपको केस कोई नहीं देगा, और दूसरी बात कि अगर केस है भी तो आपको अगर उस केस में सक्सेस पानी तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, आपका जनरल नॉलेज है, लॉजिकली आप समझ सकते हो, सब ठीक है, लेकिन कोर्ट के अपने एक प्रोसीडिंग्स है, और अगर वो प्रोसीडिंग्स में आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो कोई भी कोर्ट आपकी फेवर नहीं कर पाएगा। यानी कि आप जो जस्टिस के लिए जा रहे हो, जिस आपका जो क्लाइंट है उसको आप जस्टिस दिला ही नहीं पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने जब इनिशियली ज्वाइन किया अल्पेश भाई के साथ में, तो मुझे अल्पेश भाई ने उनके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे फैमिली की मैटर्स हैंड ओवर कर दी। तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी फैमिली मैटर्स थी वो फैमिली मैटर्स में हैंडल करने लग गया। धीरे धीरे फिर फैमिली कोर्ट से मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना शुरू किया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अल्पेश भाई के यहाँ जो दूसरे जूनियर्स थे, जो मेरे सीनियर थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि मुझे कभी भी उन्होंने ब्रीफ में क्या है नहीं बताया। मुझे ये कहा कि योगेश भाई ये ब्रीफ है और आप इस कोर्ट में चले जाओ। तो मैं वैसे अपना जो एक्सपीरियंस छोटा मोटा जो था फैमिली कोर्ट का, उस फाइल लेके चला जाता था।
अब ये और बात थी कि फैमिली कोर्ट्स की मैटर अलग तरीके से हैंडल होती है, 138 की मैटर अलग तरीके से हैंडल होती है, जो क्रिमिनल मैटर्स है पुलिस स्टेशन से रिलेटेड मैटर्स होती है तो वो अलग तरीके से हैंडल होती है। अब मैं जाके खड़ा हो जाऊं जज साहब के सामने, जज साहब सवाल पूछे, ये मेरे स्टार्टिंग के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब वो जब सवाल करते थे तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि अब जवाब क्या दूं। मैं बाहर निकल करके वापस सीनियर को फ़ोन करूं, उनसे थोड़ी एडवाइस लूं, फिर जाके खड़ा हूं। फिर मैंने सोचा यार ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, ये मुझे फाइल दे देते हैं, मुझे ब्रीफ करते ही नहीं, कोई स्टोरी बताता ही नहीं। बोला नहीं, यहाँ से यू टर्न आया। मैं जब भी फाइल हाथ में लेता था पहले मैं ब्रीफ पढ़ता था कि इस केस में क्या है। वो पढ़ने के बाद जब मैं कोर्ट में जाता था तो कोर्ट के सवाल को मैं फेस कर पाता था। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इम्प्रूव हुआ। उसके बाद ये जो एडवोकेसी की जो प्रैक्टिस है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो है वो है क्रॉस। तो वो एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड मैटर थी और मेरे सीनियर ने मुझे कहा योगेश भाई आपको जाके क्रॉस लेनी है। बोला ऐसे कैसे क्रॉस लूंगा ना, मतलब मैंने कभी क्रॉस देखी नहीं है। मैंने तो वो क्रॉस लेने का उन्होंने बता दिया था, तो मैं 2-3 दिन लगातार कोर्ट में बैठ के दूसरों की जो क्रॉस चलती थी वो मैं ऑब्जर्व करता था कि ये कैसे होती है, क्या सवाल जवाब होते हैं। तो करते 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 उसमें से 2-4 दिन में जो एक्सपीरियंस मिला उसके बाद मैंने कुछ क्रॉस लिखी, मैंने अपने सीनियर को बताई। मैंने बोला सर मैंने क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया, उसमें कुछ चेंजेस थे, उन्होंने ये किया। फिर मैंने अपना खुद का लॉजिक यूज़ करके मैंने क्रॉस ली। बाकी बोलने में और इसमें तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियन के साथ और लीडरशिप के साथ तो ठीक है वो सब चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें मुझे, वो जो एक्सपीरियंस था वो मुझे यहाँ बहुत काम लगा। तो फिर आगे कैसे बढ़े, मतलब नए केस मैंने क्रॉस इंडिपेंडेंट कब करने, इंडिपेंडेंट मैं बता रहा हूँ ना, मैंने क्रॉस ली जी। क्रॉस लेने के बाद में रिसेस हो गई। रिसेस होने के बाद में जैसे रिसेस हुई प्यून मुझे बुलाने आए, बोले आपको सर बुला रहे हैं। मुझे प्रेशर हो गया, मतलब ये क्या हुआ, कुछ तो गलती हुई है। मैं डर, मतलब थोड़ा सा सहम सा गया क्योंकि केस भी मेरा नहीं था ना, केस मेरे सीनियर का था। केस बिगड़ना नहीं चाहिए, ये मेरी पहली प्रायोरिटी थी। मैं गया तो सर ने पूछा, बोले मिस्टर देशमुख आप कब से प्रैक्टिस करते हो? बोला सर अभी अभी फील्ड में आया हूँ। बोला सर कुछ गलती हुई मुझसे? बोले नहीं नहीं, आपके हर एक सवाल सही ढंग के थे इसलिए मैंने आपसे पूछा। तब जाकर के जो वो बूस्ट मिला और वो जो कॉन्फिडेंस आया, बोला नहीं अब सर ने अप्रिशिएट किया है तो मतलब मैं सही लाइन पे चल रहा हूँ। वहाँ से फिर जो मैं आगे बढ़ा हूँ मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मेरे पास अपनी पर्सनल मैटर्स आनी शुरू हुई। फिर 138 मतलब मैं मार्केट में जो कलेक्शन वगैरह के काम में रहा, इंडस्ट्री में मैंने काम किया तो मुझे कुछ लोग जानते थे और मेरे ग्रुप में, मेरे सर्कल में जो मुझे जानने वाले लोग हैं, पिरंग भाई उनको इतना जरूर पता था कि इसका क्वालिफिकेशन जीत है, ये थोड़ा जिद्दी टाइप का आदमी। तो वो जो मेरा एक इमेज या मेरा इंप्रेशन समझो वो मुझे यहाँ हेल्पफुल हुई। एक नया लॉयर है कोई सर, हाँ। मतलब आप तो काम करके आए थे, हाँ। तो लेकिन कोई स्टूडेंट है एलएलबी करके निकला है, हाँ। और इस तरह से इंटर्नशिप किया नहीं, वो स्टूडेंट लॉ एलएलबी करके निकला है वो परसेप्शन नहीं रहा। ये रहा कि योगेश भाई अगर एडवोकेट बन गए हैं तो वो इंसान जिद्दी है, वो अपने काम को अंजाम देगा। मैं अब स्टूडेंट को क्या बोलेंगे जो नए, हाँ। क्योंकि आपका एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। देखो स्टूडेंट्स के बारे में एक बात मैं और कहूंगा, स्टूडेंट्स के अलावा पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। नहीं वो तो ठीक है सर, और जो ये काम की बात कर, और एडवोकेट लाइफ टाइम स्टूडेंट है, वो भी ठीक है, सही है। आज मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो नए बच्चे आते हैं फील्ड में उनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनको स्ट्रगल का मायना नहीं पता है। क्योंकि
कई चीज़ें ऐसी है कि जो जो बच्चे गोल्डन स्पून से फीड होकर के आ रहे हैं, उनको हार्डशिप क्या होती है नहीं समझ आती है, और उनके लिए एक केस, खाली केस रह जाता है। उस केस के पीछे अपने आप को इन्वॉल्व करना, उसमें रिसर्च करना, उसके लिए हायर कोर्ट्स जो है, हमारी सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, इनके जो साइटेशंस होते हैं उनको पढ़ना और उसमें से कुछ आइडियाज बेसिकली खुद से डेवलप करना। मैंने कई लड़कों को देखा है कि अब हम एडवोकेट हो गए, बस 1 साल में हमको मर्सिडीज लेनी है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये इन बच्चों को आगे चल करके बैक स्टेप लेके आते हैं। उनको ये समझ आनी चाहिए कि मुझे इसमें करियर बनाना है तो मुझे इसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। पर सर ऐसा बोलते हैं कि मान लो 100 लॉयर निकलते हैं LLB करके, तो उसमें से ऐसा होता है कि 20 लोगों को ही काम मिलता है, 80 लोगों को स्ट्रगल ही है लाइफ में, यानी बड़ा काम मिलता है या अच्छा काम मिलता है। या मैं थोड़ा सा विरंग भाई आपसे मैं वही, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा क्योंकि आप तो इतना रिस्क लेके अच्छा खासा काम धंधा कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी और फिर ये लेके, और फिर आपको ये भी होगा कि शायद काम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन आपने वो प्रूव किया कि भाई मिलता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे कि आपने, आपके लिए तो बहुत रिस्क था, उनको तो मजा होगी शायद, हाँ, कि ठीक है अभी स्ट्रगल का टाइम है, 3-4 साल स्ट्रगल कर लेते, लेकिन आपके पास तो स्ट्रगल का टाइम भी नहीं था। नहीं, जी नहीं जी जी। थोड़ा सा मैं आपने बताया ना कि लॉ में पढ़ के निकलने के बाद 20% लोग ही इसमें आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको मैं बता नहीं, आते तो हैं सब, लेकिन सबको काम मिलता है अच्छा काम। मैं उसी पे आता हूँ जी। मैं थोड़ा सा डिफर इसलिए कर रहा हूँ जी कि मैंने ऑब्जर्व किया है और मेरा रिसर्च भी रहा है। जी। आप मेडिको स्टूडेंट ले लो, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ले लो, आप लॉ के स्टूडेंट ले लो, जितने भी प्रोफेशनल हैं उसमें 80% अपने फील्ड से डाइवर्ट हो जाते हैं। मेडिकल में तो नहीं है सर, इंजीनियरिंग का तो मेडिकल में भी है, मेडिकल में भी ऐसा है। हाँ जी। और जो 20% है, उस 20% में मुश्किल से 2 या 3% लोग ऐसे हैं जो सक्सेस है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि उसके पास काम है, सक्सेस का मतलब ये है कि उसको काम की कभी कमी नहीं, वही क्यों, ठीक है। और वो जो सक्सेस है उसको देख करके हर कोई अपने आप को वो बनना चाहता है, लेकिन वो बनने के लिए उसने कितने पापड़ बेले हैं वो जब तक नहीं समझ आएगी। देखो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबको अमिताभ बच्चन बनना है, लेकिन अमित जी ने उनके स्ट्रगल के टाइम पे क्या क्या परेशानियों को झेला है, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किए हैं, ये सर किसी को नहीं देखना है। आज धीरूभाई अंबानी की बात करें तो मैंने कुछ बीच में कुछ उनके बारे में पढ़ा था, कुछ सुना था कि इनिशियली उन्होंने जब वो बैचलर थे और उन्होंने जो स्ट्रगल की, आज वो स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं पढ़ता है। उनको आज मुकेश भाई अंबानी की सक्सेस क्या है। और देखो एक बात में, जो यंगस्टर्स है, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनको मैं एक बात बताऊंगा जी, सक्सेस इज नॉट अ एंड, सक्सेस ये प्रोसीडिंग्स है। आपको उसका एंड कभी नहीं आना। सक्सेस अगर आप बोलोगे कि ये सक्सेस हो गया हूं तो आपका एंड आ गया, आप वहां खत्म हो गए। तो वो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि एक आज क्रिकेटर की बात करें तो एक बंदा है जो हर वक्त अच्छे रन बनाता है और कभी कभार 0 पे आउट हो जाता है, तो लोग उसको बहुत मायना नहीं, मतलब माइंड पे नहीं लेते, वो होता है। तो वो एक सक्सेस है। लेकिन अगर कभी कभार उसने सेंचुरी मार ली और उसने सोचा मैं सक्सेस हो गया हूं, तो वो सक्सेस नहीं है ना। मैं वो एक वर्ड भूल गया हूं, एक होता है क्लास और एक दूसरा क्या होता है, मास नहीं, इसमें कि भाई ये क्लास है, मतलब इसका ये इतना मार लेगा,
ये उसका क्लास है। लेकिन वो इतना मार सकता है, वो उसका अपना एक लेवल ही हो गया है। तो लेवल अचीव करने तक आप जो प्रोसीडिंग्स में हो, उस प्रोसीडिंग्स को आप उसका पाथ बनाओगे, आप उसमें रिसर्च करोगे, डेवलपमेंट प्लान करोगे, तो सक्सेस मिलेगी। तो अभी नए क्या एरियाज हैं आपके हिसाब से? हमारे यहाँ बहुत सारे एरियाज है। हिंदुस्तान में 350 के ऊपर लॉ है, और हमारे यहाँ इतने कानून हैं कि अगर हमारे CJI जो है उनको भी बुक रिफ़र करनी पड़ती है। आजकल नया जो डेवलपमेंट आया है, IT सेक्टर आया है, अब तो AI भी आ गया है, तो हम डिपेंड हो गए। आपको उसका सिंपल एग्जांपल बोलूँ तो जब मोबाइल नहीं था और लैंडलाइन थी, तो हमारे दोस्तों के मोबाइल फ़ोन नंबर जो थे वो हमारे मुंह जबानी थी। हम फटाक से बोलते थे कि यार इसका नंबर ये है। आज ये सिनारियो है कि हमको हमारे खुद के घर का नंबर नहीं पता है। सही है। आप याद करके देख लेना कभी कि अगर आपके यहाँ लैंडलाइन है तो आपको मोबाइल में ढूंढना पड़ेगा कि मेरे घर का नंबर क्या है। तो एक और हम सोचते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और एक और अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ें हमसे छूटती जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो AI आ रहा है या टेक्नोलॉजी आ रही है आपके प्रोफेशन में, आपने अडॉप्ट कर ली होगी आपके स्वभाव के हिसाब से? सर, आपके पास कोई ऑप्शन है तो बता दो। हाँ, ये है कि मैं उस पर डिपेंड नहीं हूँ जी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैकेनिकली होती है, वो अगर लॉजिकली जब तक तय नहीं होगी तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। जी जी। आपने सोचा मुझे इंजन बनाना है, लेकिन उस इंजन को बनाने के लिए आपका लॉजिक क्या है, आप किस लेवल का इंजन बना, आप उसमें क्या पार्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, आप किस चीज़ का इंजन बनाना है। आपको प्लेन के लिए इंजन बनाना है, कार के लिए बनाना है, बाइक, तो कई चीज़ें हैं, कई एरियाज है जो ग्रे एरियाज है। अभी हमारे सूरत के लेवल के बात करें तो सूरत में कई सारे कानून ऐसे हैं जो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं है। मरीन लॉ वगैरह जो है वो हमारे यहाँ ही नहीं, सेबी के लॉ हमारे यहाँ है ही नहीं। केसेस आते भी है तो उसमें स्पेशल प्रोविजंस है, तो सेबी की जो मैटर्स है उसके लिए सेबी कोर्ट्स है, तो वो हमारे यहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। तो ऐसी कई सारे एरिया है जिसके अंदर हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्रिकेट से रिलेटेड भी कुछ लॉ है जो बॉम्बे वगैरह में, दिल्ली वगैरह में इम्प्लीमेंट होते हैं। आज क्रिकेटर का कोई केस आता है तो हमारे लिए यहाँ नया है, इवन मेरे लिए नया है। तो यहाँ आपको रिसर्च करते रहना पड़ेगा। आपको जितना नया काम आएगा, हर नए काम में कुछ नए मुद्दे आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि भाई 138 के केसेस हैंडल करते हैं, हाँ 138 के केस हैंडल करते हैं, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि क्लाइंट टू क्लाइंट वो वेरी होगा, उसका स्टोरी अलग होगा, उसका स्टोरी अलग होगा, उसका स्टोरी अलग। तो हर एक स्टोरी को जहन में रख के उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तो है। तो ये सर एक ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका लाइफ का स्टडी किया, आपने पहले अपनी बीवी को लॉयर बनाया, फिर अपने बेटे को लॉयर बनाया, फिर आप लॉयर बने, ठीक है, सही है प्रोग्रेशन? मैंने बनाया नहीं, मतलब सपोर्ट किया उस सफर का मैं मतलब पार्ट बना। आपने छोड़ा खुद, आप खुद नहीं बने कि भाई मुझे उनको सपोर्ट करना है तो छोड़ा, उनको पढ़ना था। हाँ, उनको पढ़ना था, उनको कहा आप कंटिन्यू। हाँ, मतलब फिर बेटे को फिर खुद बने। अभी आप क्या करना चाह रहे हो आगे? क्योंकि अभी आप मतलब आपने कहा ऐसे कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको कंटिन्यूस आपको काम ये चेंज करने के बाद भी आपको मिल रहा है, तो अभी क्या आपका फ्यूचर गोल क्या है? देखो, लाइफ में पहला प्रिंसिपल है मेरा, जिसकी नीयत अच्छी उसकी मंजिल सच्ची। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये करना है और आपने उसको अगर प्लान कर लिया है तो सक्सेस कहीं नहीं रुक सकती, वो मिलेगी। लेकिन ये है कि सक्सेस लेने के लिए ओवरनाइट आपको नहीं मिलेगी। आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा, उस प्रोसेस में आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, और हर एक चीज में रिसर्च करोगे तो उसको डेवलप भी कर पाओगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं।
तो फैमिली कोर्ट्स की जो मैटर्स होती है उसमें मैंने कई चीज़ें ऐसे डीपली स्टडी करने की कोशिश की, तो 3 चीज़ें निकल कर मेरे सामने आती है। मेरा ये अपना रिसर्च है। मैं जो केसेस मैनेज करता था उस केसेस में मैंने देखा है कि पहले के जो लोगों का सहनशीलता थी वो आपके लोगों में नहीं है। अब देखो, पहले MBA के जो ये है अपने कोर्सेज है, पढ़ाई जो है वो अब आई है। आप पहले के टाइम में देखो, आपको कोई MBA मिलता था क्या? नहीं था। लेकिन आपके घर में MBA था। वो कैसे? सिस्टम हमारी ये है कि जो मेल क्लास है वो अर्न करके लाता है और फीमेल जो है उस अर्निंग, मतलब जो अमाउंट है उसमें वो कैसे सरवाइव होना है, पूरा महीना कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट वो करते हैं। तो हमारी मदर थे या ये लोग जो थे, बुजुर्ग थे, दादी थे, तो वो सबसे बेस्ट MBA थे, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो वहीं से आया। उसको मॉडिफाई करके हमने उसको स्ट्रीम में रखा और उसको सिस्टम में लाया। कई चीजों का आप रिसर्च करोगे तो आइडिया आएगा। तो फैमिली डिस्प्यूट्स के बारे में मेरे सामने 3 चीजें आई कि भाई सहनशीलता खत्म हो गई है। आज थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, यानी खत्म हो गया, लाइफ खत्म, डिस्प्यूट शुरू हो गया, घर में क्लेश होना चालू हो जाता है, और वो जो चीज़ें हैं वो घर से निकल के बाहर जाती है और बाहर से निकल के कोर्ट तक आती है। कोर्ट तक आने के बाद हमारे जैसे जो एडवोकेट्स हैं उनका एक सपोर्ट मिल जाता है और वहाँ पे लोग भटक जाते हैं। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मेरे हिसाब से हम जिस कल्चर में पले बड़े हुए, हम जिस देश में रहते हैं, हमारे यहाँ समाज व्यवस्था जो है उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। हमारे यहाँ आज भी रेगुलर जो हमारे रिचुअल्स है उसके बेस पे जो मैरिज वगैरह होती है उसका इम्पोर्टेंस दिया गया है। हमारे यहाँ आज भी लिव इन रिलेशनशिप को इतना मायना नहीं दिया है। ठीक है, कानूनन उसको लीगलिटी है, लेकिन सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है। तो ये जो चीज़ है पहली, वो फाइनेंशियल क्राइसिस, वहाँ से डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा जो है, लोग बोलते हैं कि हमने तरक्की की। हाँ, टेक्नोलॉजी आई, यूट्यूब आया, ये सब इंटरनेट आया। देखो, इसके अंदर आपको दोनों चीज़ें अवेलेबल है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसमें से क्या ले रहे हो। सही है ना? तो हो ये रहा है कि ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, ये जिसका दिमाग कमज़ोर होगा ना उस पर वो हावी करता है। अभी दूसरा रीज़न सामने ये आता है कि भाई मैरिज डिस्प्यूट्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो डिवोर्स के लिए बहुत बड़े रीजंस बनने जा रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कहीं पे दब जाती थी, कहीं पे उसको सेटल कर लेते थे और फैमिली को टूटने नहीं देते थे। आज किसी की भी सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहेंगे और ये इश्यूज हो रहे हैं। और कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए, ठीक है ना, शक करना जिसके कोई मतलब कोई कॉन्क्रीट कोई प्रूफ नहीं है, उसके बावजूद भी ये सब चीजें होती है। उसने उसके साथ में फ्रीली बात कर ली तो ये हो गया, मैंने उनको गाड़ी पे जाते देखा, ऐसा नहीं होता है। इन चीजों को समझना पड़ेगा अगर फैमिली बचानी है। और तीसरा जो रीजन है वो सबसे खतरनाक है, वो है ईगो। दोनों पक्षकार अपने अपने ईगो पे आ जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारी लायबिलिटीज क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे बच्चों के बारे में हम कैसे सोचे। तो ये सारे जो रीजंस है, इसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ही गलत मैसेज जा रहे हैं और आजकल डिवोर्स जो है ना वो फैशन होता जा रहा है, जो आगे चलकर मैरिज इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो इन सब चीज़ों पे
विचार विमर्श होने देखो, एक दूसरी बात बताऊंगा कि पहले दहेज प्रथा थी। अब दहेज प्रथा की वजह से लड़कियों के माँ बाप को बहुत झेलना पड़ता था, घर बार बिक जाते थे, रोड पे आ जाते थे, क्यों? बेटी को ब्याह करना है। आज एलिमनी प्रथा ही है। डिवोर्स के चक्कर में लड़के के बाप का सब कुछ चला जाता है, लड़के का सब कुछ चला जाता है। और लड़के का जाता है वहां तक ठीक था, लेकिन उसके चलते पूरा परिवार, उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा परिवार वो रोड पे आ जाता है किसी एक इंसान की जीत की वजह से। तो कानून में कहीं ये बदलाव भी आने चाहिए कि ये जो एलिमनी और ये जो दहेज प्रथा के मैं खिलाफ रहा हूं, उसी तरह मैं एलिमनी के भी खिलाफ हूं। इसमें पहले के टाइम में भी बड़े बुजुर्ग दोनों ओर के चार लोग 5 लोग बैठ जाते थे और उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढते थे। ऐसा कुछ हद तक मुझे लगता है कि आज भी बहुत ज़रूरी है, समाज अगर बचाना चाहते हो, और ये चीज़ें हर एक समाज में है। जी सर, एक लास्ट सवाल कि स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत ही एक्टिव थे, और स्टूडेंट लाइफ में जो आपके अनुभव रहे जो कैंपस के अंदर, वो अनुभव आपको लीगल प्रोफेशन में किस तरह हेल्प कर रहे हैं? थोड़ा एग्रेसिव हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटी करता था और उनके राइट्स के लिए लड़ता था। तब मुझे ये नहीं पता था कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स की तरह हमारी ड्यूटीज़ भी होती है। ये सब चीज़ें उस वक्त नहीं पता था। पर जैसे जैसे ग्रो किया, जैसे जैसे आगे बढ़े, वैसे वैसे कई चीज़ें देखने को मिली। उसका एक एग्जांपल बेस्ट, अभी हमारे सूरत की बात करें तो हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने अभी आकर के, जब सिग्नल के चीज़ें हम देख रहे हैं कि रोड पे जो सिग्नल हो रहे हैं, आज लोग बगैर पुलिस के भी रुक रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल पे। तो मेरे जहन में ये बात आती, क्या गहलोत साहब आईपीएस है तो इनके पहले अधिकारी जो आए थे वो आईपीएस नहीं थे? क्या वो लोग ये चीज़ नहीं कर सकते थे? तो क्यों नहीं हुई? मैं गहलोत साहब को नहीं जानता हूँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि राजकोट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। तो एक्सपेक्टेशन अपना ये भी रहा कि सूरत में भी ऐसी चीज़ें हो। देखो, हमको शहर में अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो हम नहीं करेंगे। एसएमसी आपके यहाँ कचरा उठाने आता है, ठीक है, वो सर्विस आपको मिल रही है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरा कचरा मैंने उसको किस तरह डिस्पोज करना चाहिए? हम रोड पे कहीं भी कुछ भी फेंक देते ही। तो ये सारी जो हमारी हैबिट्स है, हमारी जो ड्यूटीज़ है, वो पहले हमको निभानी चाहिए। तो स्टूडेंट लाइफ में एक अपनी अलग सोच थी, एग्रेसिवनेस था। वो एग्रेसिवनेस आज भी मुझे हेल्प करता है। लेकिन एक बात मैं आपको भी और मेरे सुनने वालों को भी कहूँगा, आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसको पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आप कहीं गलत तो नहीं हो, और अगर आप गलत नहीं हो तो बेझिझक उसको कहो। आप ये मत सोचो कि सामने अथॉरिटी कौन है, आप किससे बात कर रहे हो। ठीक है, वो उनका काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। जब तक आप बेबाक होकर के कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे, आप अच्छा समाज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज मुझे बताओ, एक आदमी अगर रोटी के लिए चोरी कर रहा है तो क्या उसको आप चोर कहोगे? सवाल यह है कि उसको रोटी के लिए चोरी क्यों करनी पड़ी? उसके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार है। तो हमारे एंड से ये सारे जो दायरे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और उसको आज कई लोग, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन डाल दी, ये डाल दिया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया? उन सारी ये जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए और उसके लिए कुछ पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों ने भी जुड़ना चाहिए और बाय लॉज जो बने हैं उस लॉज के दायरे में रह करके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। और ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद अगर आप अपने राइट्स की बात करते हो
तो आप अपनी जगह सही भी हो। जी हाँ, धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बातें आपसे जानने मिली। एक तो लीगल टर्म्स तो थे ही, उसके साथ ही जो समाज व्यवस्था है उसके ऊपर भी आपने बहुत सोचा है, और मतलब एक लीगल प्रोफेशन से बाहर जाके भी आप उसके रीजंस में गए हैं कि ये क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है और उसका क्या सॉल्यूशंस है। ये भी एक थिंकिंग लॉयर, जो सोशली रिस्पॉन्सिबल लॉयर है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर, आप आए, हमारे साथ बातचीत की, और फिर कभी मौका मिला फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। हाजिर हो।